कुछ नगमे सुहाने लेकर, अनकही दास्ताने लेकर, सितारों के फसाने लेकर, कहे अनकहे अफसाने लेकर, मैं अन्नू कपूर हाजिर हूं आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सभी महानुभावों का स्वागत है, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जिस साल की चर्चा मैं करने जा रहा हूं, देखिए प्रोग्राम तो फिल्मी गानों का है और फिल्मी गानों से जो हस्तियां जुड़ी हुई हैं, उनके जो किस्से हैं, स्टोरीज़ हैं, ट्रिवियाज़ हैं, उनका है। लेकिन फिर भी आज जिस साल का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, ये वो साल है जिस साल के एंड में तकरीबन 22 नवंबर को अमेरिका के एक बहुत हाई प्रोफाइल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट, जिनको अब्राहम लिंकन के तुलना में रखा जाता है, उस प्रेसिडेंट की हत्या भी की गई थी। जॉन एफ कैनेडी का इस साल असैसिनेशन हुआ था। असैसिनेशन का और मर्डर का मतलब समझते हैं? मर्डर मतलब आम आदमी, लेकिन जब कोई नेता मरता है या मारा जाता है तो उसको असैसिनेशन इंग्लिश भाषा में कहते हैं। असैसिन वर्ड है, एक कम्युनिटी होती थी सीरिया के अंदर, ध्यान रखें, और असैसिन वो कम्युनिटी के जो लोग होते थे जिनका काम ही होता था लोगों का पॉलिटिकल मर्डर करना। मैं आपका ध्यान चाहूँगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर विष कन्याएं जो बनाई जाती थी वो ऐसे ही थे। उनका पर्पज़ ही होता था कि जो पॉलिटिकल जो एनिमीज़ है, पॉलिटिकल जो दुश्मन है, उनको ख़त्म करना। तो बात चल रहे थे जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन इसी साल हुआ था। एनी आइडिया वो साल कौन सा था? अच्छा, एक और हिंट दे देता हूँ, एक और हिंट दे। ये वही साल था जिस साल हमारा देश चाइना युद्ध में चाइना के साथ पराजय के बाद उबरने की कोशिश कर रहा था। एनी आइडिया? 1963, 64? 63, यस 63। तो 1963 की बात करेंगे। इस साल बहुत सारे एक्टर्स पैदा हुए। जो श्रीदेवी जो हैं, बात की जो बहुत बड़ी हीरोइन, वो भी इसी साल पैदा हुए थे। जावेद जाफरी भी इसी साल पैदा हुए थे। अच्छा, और ताज्जुब करेंगे, एक जो दस्यु सुंदरी थी जिनको माना गया, जो बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई, ये हमारे देश में ही संभव है कि जो डाकू है वो आप समझ रहे हैं? फूलन देवी का जन्म भी 1963 में हुआ था। तो आप देखिए हमारा देश कितना डाइवर्सिफाइड है, कितने कलरफुल देश है कि हमारे देश में हर एक को चांस मिलता है। यहां पर गरीब को चांस मिले या ना मिले, लेकिन एक डाकू पार्लियामेंट तक पहुंच जाता है। ये सुंदर माझा देश 1963 की चर्चा करेंगे थोड़ी देर। आज चर्चा में है साल 1963 और 1963 की बातें हैं, 1963 की फिल्मों के नगमे और फिल्मी हस्तियों की जिंदगियों से जुड़ी कुछ कहानी। सबसे पहले चर्चा करेंगे फिल्म मेरे महबूब की। मुस्लिम बैकग्राउंड के ऊपर बनी हुई बहुत प्रोमिनेंट फिल्म है ये। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एच.एस. रवेल ने। एच.एस. रवेल के बेटे से आप, हमारी ऑडियंस, यंग ऑडियंस बहुत अच्छी तरह से, राहुल रवेल। और राहुल रवेल के साथ ही मेरी पहली कमर्शियल फिल्म रिलीज़ हुई थी, बेताब जिसका नाम था। राहुल रवेल के फादर एच.एस. रवेल, हरनाम सिंह जी रवेल, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, मेरे महबूब। इस फिल्म के हीरोइन के लिए पहले निम्मी को लिया गया और जो रोल निम्मी ने किया उस रोल के लिए बीना रॉय को साइन किया गया था। पर चक्कर यह हो गया कि निम्मी को एक्ट करना था अशोक कुमार की बहन का रोल, और निम्मी जी इससे पहले अशोक कुमार के साथ एज हीरोइन काम कर चुकी थी। तो निम्मी जी को बहुत बड़ी हिचकिचाहट हुई। उन्होंने कहा कि जो मेरा हीरो है उसकी मैं बहन कैसे बन सकती हूं? ठीक है, अच्छा साहब, चर्चाएं हुई होगी, डिस्कशन हुए होंगे। उन्होंने कहा मैं जो राजेंद्र कुमार है उसकी बहन बन लूंगी मैं। अब देखिएगा विधि का विधान देखिए। उन्होंने कहा अशोक कुमार जो मेरे हीरो रह चुके हैं उनकी बहन कैसे बनूं? राजेंद्र कुमार की बहन बनना उन्होंने मंजूर कर लिया। अब ये रोल जो ऑफर हुआ था अशोक कुमार की बहन का, वो चला गया साधना की झोली में। इसी टाइम पर राज खोसला जी एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था वो कौन थी। हीरोइन तो साधना जी थी। उसकी हीरोइन इनिशियली निम्मी जी थी। अच्छा। अब आप देखिए, ये देखिए, आप देखिए आयरनी कैसे होते हैं लाइफ की। राज खोसला जी ने साइन किया था निम्मी जी को हीरोइन के रोल के लिए, वो कौन थी के लिए। जब उन्हें पता पड़ा कि निम्मी
एच.एस. रवेल की फिल्म में सेकंड लीड कर रही हैं, तो राज खोसला ने निम्मी को कहा कि भाई ये सेकंड लीड का रोल तुम मेरे महबूब छोड़ दो, क्योंकि मेरी फिल्म में तुम मेन लीड कर रही हो। लेकिन निम्मी जी को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कहा मैं ये नहीं छोड़ सकती। उनको उस टाइम पर शायद लगा, शायद कह सकता हूं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, कि शायद राजेंद्र कुमार की बहन का रोल ज्यादा पावरफुल है। तो उन्होंने राज खोसला को रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं मेरे महबूब नहीं छोड़ सकती, मैं वो कौन थी छोड़ दूंगी। राज खोसला परेशान हो गए कि निम्मी मान नहीं रही है, और निम्मी ने वो कौन थी फिल्म छोड़ दी। इत्तेफाक देखिए कि वो कौन थी का मुख्य किरदार, हीरोइन का किरदार, राज खोसला ने उसके लिए साइन कर लिया साधना को। तो साधना जी को मतलब 2 फिल्में एक साथ जी, और दोनों ही निम्मी जी की वजह से। निम्मी दोनों फिल्में निम्मी जी की वजह से मिली। अच्छा, इसी पीछे निम्मी जी को क्या मिला? निम्मी जी को इसी दौरान मिल गए उनके पति अली रजा साहब। मेरे महबूब रिलीज हुई और खूब चली, सुपर डुपर हिट फिल्म। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यहीं से साधना के माथे के ऊपर वो फ्रिल्स से जो बाल थे, साधना कट जिसे जाने चले, यहीं से प्रोमिनेंट आया और लड़कियों में कमाल का क्रेज हो गया साधना का। वो शलवार पहने हुए, मुस्लिम बैकड्रॉप की बहुत प्रोमिनेंट फिल्म, जैसा मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं। और ये फिल्म चली, गाने खूब चले, संगीत था नौशाद साहब का और गीत लिखा था शकील बदायूनी ने। फिल्म सुपर हिट, राजेंद्र कुमार सुपर हिट, साधना सुपर हिट, और निम्मी जी ने क्योंकि बहन का रोल किया था। और हमारी फिल्मों में एक चलन रहा है जनरली स्पीकिंग कि भैया बहन के रोल को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। वैसे भी हिंदुस्तान में बहनों को कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती है महबूबाओं के सामने ये कंप्लेंट रही है। इसलिए पहले तो राखी के गाने, रक्षाबंधन के ऊपर आधारित भाई बहन के गाने भी बन जाते थे। पिछले 35 साल में रक्षाबंधन के ऊपर बेस करके शायद ही बॉलीवुड में कोई गाना बना हो। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं फिल्म मेरे महबूब की, और बात कर रहे हैं कि साधना इस फिल्म से कैसे तरक्की के नए नए मकाम चढ़ती चली गई, और कैसे यहीं से शायद निम्मी जी थोड़ा सा नीचे चली गई। निम्मी जी ने अपनी जिंदगी का, अपने प्रोफेशनल करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मिस कर दिया। ये फिल्म थी मेरे महबूब। इसी साल एक फिल्म आई जो आधारित थी 1959 के एक फेमस मर्डर केस पर। यह फेमस मर्डर केस बहुत चर्चा में रहा था, अखबार की सुर्खियों में आ गया था, पूरा देश इसकी चर्चा करता था। तो फिल्म इंडस्ट्री क्यों ना प्रभावित होती। 1963 की एक फिल्म का जिक्र करेंगे। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। 1963 की एक फिल्म, इसी फिल्म से पहली बार सुनील दत्त ने अपने प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की। इस फिल्म का नाम था ये रास्ते हैं प्यार के। हीरोइन लीला नायडू और हीरो के रोल में खुद सुनील दत्त, साथ में मोतीलाल जी भी थे, और मेन एंटेगनिस्ट जिसको समझा जाए या जिसे जो कहते हैं विलन कहते हैं, वो रहमान साहब ने वो रोल किया था। सर अशोक कुमार भी जी 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 अशोक कुमार भी लॉयर बने थे इसमें जी। 1959 में देश चौंक पड़ा एक लव ट्रायंगल के मर्डर केस से। गौर से सुनिएगा। कहानी शुरू होती है नेवल कमांडर कावस मानिक शाह नानावती और उनकी पत्नी ब्रिटिश थी सिल्विया से। ये पति पत्नी, कमांडर जी समंदर की सतह पर अपने शिप के साथ रहते होंगे, और उनकी एब्सेंस में उनकी ब्रिटिश पत्नी सिल्विया की दोस्ती हो गई एक व्यापारी से जिसका नाम था प्रेम आहूजा। ये दोस्ती धीरे धीरे अंतरंग संबंधों में बदल गई और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। कमांडर नानावती जब वापस लौटे तो उन्हें सिल्विया और प्रेम आहूजा के संबंधों के बारे में पता पड़ा। तड़प तो उठा होगा हस्बैंड, और उसने शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर अपनी पत्नी को कन्फ्रंट भी किया होगा। कमांडर कावस मानिक शाह
नानावती ने मन में कुछ ठाना और एक दिन अपनी पत्नी सिल्विया और बच्चों को मेट्रो सिनेमा पे उतार दिया और पहुंचा इस व्यापारी प्रेम आहूजा के ऑफिस में। प्रेम आहूजा वहां थे नहीं। मन में न जाने कितने फितूर भरे होंगे, अंदाजा लगा सकता हूं कमांडर नानावती के दिमाग में। कमांडर नानावती प्रेम आहूजा को ऑफिस में ना पाकर पहुंच गए प्रेम आहूजा के घर पर और उन्होंने प्रेम आहूजा से दो टूक एक सवाल पूछा। मुझे मालूम है कि मेरी पत्नी सिल्विया और तुम्हारे बीच में अंतरंग संबंध है। मैं सिर्फ एक बात पूछने तुमसे आया हूं कि क्या तुम सिल्विया से शादी करोगे और मेरे बच्चों को अपने पास रखोगे? क्या तुम सिल्विया से इतना प्यार करते हो कि उसके साथ गृहस्थी बसाओगे? प्रेम आहूजा चौंक पड़ा। उसके इंटेंशंस ऐसे नहीं थे, इसलिए उसने कमांडर नानावती के सामने इनकार कर दिया। जी नहीं, मैं सिल्विया से ना तो शादी करूंगा ना बच्चों को अपने साथ रखूंगा। नानावती तिलमिला गया। क्रोध ने उसके सर पे ऐसा फितूर जगाया कि कमांडर नानावती ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से 3 गोलियां दागकर प्रेम आहूजा का मर्डर कर दिया। यह मर्डर पूरे देश में इतनी बड़ी चर्चा का विषय बन गया कि गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ के ऊपर नानावती मर्डर केस की चर्चा होने लगी। ब्लिट्स बहुत प्रोमिनेंट एक टैब्लॉइड हुआ करता था, जैसे आज के न्यूज़पेपर हैं जो इस तरह की खबरें छापते हैं। ब्लिट्स के एडिटर हुआ करते थे करंजिया, ये भी पारसी भाई थे, और कावस मानिक शाह नानावती कमांडर, ये भी पारसी था। ब्लिट्स न्यूज़पेपर ने कमांडर नानावती को सपोर्ट किया, साथ दिया। ब्लिट्स इतना पॉपुलर पेपर हुआ करता था, उसकी डिमांड इस मर्डर केस को प्रोमिनेंस में लाने के लिए, अखबार की सुर्खियों में लाने के लिए इतनी बढ़ गई कि ब्लिट्स का दाम तब 25 पैसे हुआ करता था, लेकिन इस मर्डर के ट्रायल के दौरान ब्लिट्स की एक कॉपी जो 25 पैसे में बिकती थी वो 2-2 रुपए में उस जमाने में बिकी है। पूरा देश जी पूरा देश चर्चा कर रहा था इस मर्डर की। और ये आखिरी जूरी ट्रायल था हमारे देश का। जूरी ने कमांडर नानावती को नॉट गिल्टी करार दिया। फिर केस पहुंचा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया। बेंच ट्रायल हुआ और फाइनली माननीय राष्ट्रपति महोदय ने मर्सी पिटीशन के दौरान कमांडर नानावती को अभयदान दे दिया। यह इतना प्रोमिनेंट केस था जिससे प्रभावित होकर सुनील दत्त ने अपना पहला प्रोडक्शन स्टार्ट किया। फिल्म का नाम था ये रास्ते हैं प्यार के, और कमांडर नानावती का रोल उन्होंने खुद किया और सिल्विया के रोल के लिए उन्होंने चुना लीला नायडू को, और प्रेम आहूजा का रोल किया था रहमान साहब ने। ये कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। पब्लिक सपोर्ट की वजह से ये आज भी उस टाइम के लोग इस घटना को याद करते हैं, और फिल्म बहुत अच्छी बनी थी। 1963 की चर्चा कर रहे हैं। इस साल की एक फिल्म, नाम तेरे घर के सामने। सुपर हिट गीत, सुपर हिट म्यूजिक। गीत लिखे हसरत जयपुरी साहब ने। कहां से मिली प्रेरणा ये टाइटल की, गाने की? तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। 1963 की एक रोमांटिक कॉमेडी तेरे घर के सामने, डायरेक्ट किया देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद ने, और म्यूजिक एस.टी. बर्मन का। गीत हसरत साहब के, हसरत जयपुरी साहब जयपुर के थे। हसरत साहब के एक इंटरव्यू में खुद उन्होंने स्वीकार किया है, शायरी लिखने की प्रेरणा, या वो जिसे कहते हैं आज की भाषा में किक, उन्हें मिला एक लड़की से जिससे वो प्यार कर बैठे। ये लड़की राधा उनके घर के सामने रहती थी। तो राधा को देखकर उन्होंने यकलख्ता एक शेर कह डाला। बस यहीं से हसरत जयपुरी का शायर जन्म ले रहा था। हसरत साहब ने राधा के लिए लिखा, और वो खुद कहते हैं कि भाई लड़की का नाम राधा, और इश्क जब होता है तो वो ना कोई धर्म जाति संप्रदाय कुछ भी नहीं देखता है, इश्क इश्क देखता है। हसरत साहब ने लिखा, तू झरोके से झांके तो मैं इतना पूछूं, तू
झरोखे से झांके तो मैं इतना पूछूं, मेरे महबूब मैं तुझे प्यार करूं या न करूं। हाँ जी। देखिए इस ज़मीन के पर इससे पहले भी बहुत सारे शायर ने लिखा है, और हसरत साहब मानेंगे कि तुम करीब भी हो और मुखातिब भी हो, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं। तो हसरत साहब की बात कर रहे थे। हसरत साहब की यही शिद्दत कि उन्हें कुछ करना है, उन्हें लेके आ गई शहर बंबई। यहां हसरत साहब ने नौकरी कर डाली बस कंडक्टर की, और बकौल हसरत साहब कहते हैं कि मेरी जिंदगी के वो साल थे जो मैंने बहुत एंजॉय किए, बहुत। मुझे लगा कि इससे अच्छा कोई प्रोफेशन हो ही नहीं सकता है। क्यों? जी ये हसरत साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने बहुत ये साल एंजॉय किए बस कंडक्टरी करते हुए। बस के अंदर एक से एक खूबसूरत चेहरे देखने को मिलते थे, खूबसूरत खवातीन, खूबसूरत लड़कियों के चेहरे देखने को मिलते थे। और वो कहते थे कि मैंने किसी खूबसूरत चेहरे वाली से उन 8 सालों में बस कंडक्टर की नौकरी करते हुए एक पैसे का टिकट नहीं लिया। हाय 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 हाय। तो मेरे दोस्तों, इस बात से सिर्फ इतना ही सबक मिलता है कि अगर फ्री ऊपर जाना है तो इतना कहना भगवान से, भगवान खूबसूरत बना दे, वरना अन्नू कपूर जैसे बदसूरत बनोगे तो बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। बहरहाल हसरत साहब ने कहा कि मैं किसी खूबसूरत चेहरे से, खूबसूरत लड़की से टिकट लेता ही नहीं था। और ये पहली इंडिपेंडेंट फिल्म थी जो इस बैनर के तले उन्हें मिली थी, इसलिए उन्होंने कमाल के गीत इसके अंदर लिखे हैं। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। इस फिल्म में राजेंद्र नाथ ने नूतन के भाई का रोल निभाया था। ये नूतन का भाई राजेंद्र नाथ देवानंद की सेक्रेटरी से प्यार करने लगता है। आपको बताना चाहूंगा कि ये सेक्रेटरी का रोल किसने किया था? ये सेक्रेटरी का रोल किया था संजय खान की पत्नी और ऋतिक रोशन की साथ जरीन खान ने। संभवतः ये जरीन मैडम की शायद फर्स्ट और लास्ट फिल्म होगी है। वापस आके बात करेंगे एसडी बर्मन और लता मंगेशकर के बीच हुई कोल्ड वॉर और 1963 की ही एक फिल्म से दोनों के बीच में हुआ पैचअप। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। नाइन्टी 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। बात हो रही है साल 1963 की और आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। थैंक यू वेरी मच। मैंने जिस फिल्म का वादा किया था जिक्र का, उस फिल्म का नाम है बंदनी, डायरेक्टेड बाय बिमल रॉय। बंदनी बंगाली उपन्यास पे आधारित फिल्म जिसे लिखा था जरासंध ने, जिन्हें चारूचंद्र चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है। ये वही फिल्म थी जिसके एक गाने की रिकॉर्डिंग की वजह से एसडी बर्मन और लता मंगेशकर के बीच में खत्म हुई कोल्ड वॉर। हुआ ये कि एसडी बर्मन और लता मंगेशकर के बीच में किसी कारणों से कुछ ऐसी अनबन हो गई, मनमुटाव हो गया, जिसकी वजह से दोनों ने ये निर्णय ले डाला, खासकर लता मंगेशकर ने, में कि दादा के लिए नहीं गाऊंगी। दादा भी बंगाली खोपड़ी, उसने कहा मुझे भी नहीं गवाना है। दोनों के बीच में अनबन हो गई और दोनों ने काफी समय तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। नाउ दादा का बेटा आरडी बर्मन प्रतिभावान था और महमूद ने आरडी बर्मन को साइन किया पहली फिल्म छोटे नवाब के लिए। आरडी बर्मन को बहुत अच्छी तरह से पता था कि बाबा यानी पिताजी और दीदी के बीच में अनबन है, कोल्ड वॉर है। लेकिन आरडी बर्मन ने फोन उठाया और दीदी से रिक्वेस्ट की कि दीदी, मैंने एक फिल्म साइन की है, छोटे नवाब, एक गाना है, घर आजा घिर आए बदरा सांवरिया, माल गुंजी राग पर आधारित ये रचना है और कमाल की कंपोजिशन है। उसके बाद मतलब ऐसी रचनाएं मैंने बहुत कम सुनी हैं। दीदी, मैं अपना करियर स्टार्ट करने जा रहा हूं एज ए म्यूजिक, आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरा गाना गा दीजिए। और लता मंगेशकर ग्रेट पर्सनैलिटी तो है, वो पंचम का गाना गाने स्टूडियो पहुंच गई। रिहर्सल किया, लता मंगेशकर को कंपोजिशन भी बहुत अच्छी लगी और रिहर्सल खत्म करने के बाद लता मंगेशकर ने यह लख्ता पूछा, पंचम दादा से नहीं मिलाओगे क्या?
तो पंचम ने कहा दीदी दरवाजे के पीछे दादा वेट कर रहे हैं। लता मंगेशकर ने कहा जोर से, दादा अंदर आ जाइए ना। और दादा इमीडिएटली दरवाजा खोल के अंदर पहुंचे। दादा ने दीदी को देखा, दीदी ने दादा को देखा। जो मनमुटाव था लगा कि जैसे प्रेम का शीतल जल उस पे पड़ गया हो, और इस तरह से दोनों के बीच का मनमुटाव, कोल्ड वॉर खत्म हुई। तो जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मतलब दोनों के दिल में था, लेकिन दादा हो सकता है बड़े थे तो इस वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि मैं एक अजीब सी कोई झिझक होगी या तो देखो दोनों ग्रेट हैं, दोनों ही कहीं एक दूसरे के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती हैं। और ईगो जो है, सिद्ध पुरुष कह गए हैं, ईगो जो है वो गड़बड़ करता है। काम क्रोध मद लोभ बहुत सोच समझ के कहा है। देखिए मैं इतना सिर्फ कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी समाज में घटता है, समाज की जो भी सोशल या पॉलिटिकल या फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस रहती हैं, उन सब का प्रतिबिंब आता है ललित कलाओं में, उन सब का प्रतिबिंब आता है थिएटर में, साहित्य में, फिल्मों के अंदर। तो आज जो जिस तरह के गीत लिखे जा रहे हैं, समाज भी वैसा ही हो गया है। अगर आप ये देखें, इसमें आप फिल्मकारों को दोष नहीं दे सकते। ये हम सब जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि हम वही लोग हैं या हमारे वही लोग, हमारे माता पिता इस तरह के गाना सुना करते, मोरा गोरा अंग ले ले मोहे श्याम रंग दे दे। देखिए बात तो अगर आप ढकी छुपी बात है प्रणय संबंध की, है ना। साहिर का अगर आपको एक गीत याद दिलाना चाहूंगा, फिल्म प्यासा का, क्या है याद कीजिए, प्यासा के अंदर बाउल गायिका एक गीत गा रही है। मुझे लगता है कि वो तो गीत बहुत ओपन, बहुत हॉट है। वो देह की अग्नि सब शीतल हो जाए, आज सजन मोह अंग लगा लो जन्म सफल हो जाए, हैं करने की बात है। देह की अग्नि मन की पीड़ा सब शीतल हो जाए। आप ये क्या है, इसके अंदर जो सेक्सुअल इन्हांसेस हैं, लेकिन जिन शब्दों के अंदर जिन भावों के साथ किए गए हैं, वो सेक्सुअल होने के बावजूद ठीक ठाक लगता है, गंदा नहीं लगता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, गंदा नहीं है, हमने उसे बना दिया है। हम सबको, मानव जाति को दिया गया है अनुपम वरदान है, श्रृंगार है, सेक्स है, इसको गंदा नहीं करना है। 63 के ऊपर वापस आते हैं। 63 ही वो साल था जब आमद हुई एक ब्रिलियंट म्यूजिक डायरेक्टर्स की जोड़ी की, जिन्होंने दी सुपरहिट फिल्में। ये वही साल था जब उनका आगाज हुआ। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में चर्चा हो रही है साल 1963 की। 1963 में म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक जोड़ी की आमद हुई। इसी साल उनकी एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था पारस मणि, और म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इन दोनों की मुलाकात हुई सुरीली कला केंद्र नाम की एक संस्था में, जिसे मंगेशकर परिवार चलाया करता था। लता जी के दर्शन हुए, लता जी से इंटरेक्शन हुआ, और लता जी को यह भी पता पड़ा कि लक्ष्मीकांत को डालकर और प्यारेलाल शर्मा के अंदर कितनी महान कला छुपी हुई है। लता जी को पता पड़ गया कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बच्चे हैं। लता मंगेशकर ने प्रोत्साहन दिया। दोनों अच्छे म्यूजिशियन भी थे, आप समझे नहीं। म्यूजिक डायरेक्टर तो बाद में बने हैं। एक मैंडोलिन बजाया करते थे, एक वायलिन बजाया करते थे। तो लता जी ने इतना रेकमेंड किया, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास भेजा, नौशाद साहब के पास भेजा कि जाओ, और इन्होंने टेक बजाए हैं, रिकॉर्डिंग के कई टेक बजाए हैं लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल ने। उन लोगों के साथ दूसरे जी बोली शायद असिस्ट भी किया ना कल्याण जी। जी कल्याण जी आनंद जी को असिस्ट किया है, दोनों ने असिस्ट किया है, बिल्कुल असिस्ट किया है। और यहीं से दोनों के बीच में प्रगाढ़ दोस्ती हो गई, और साथ साथ दूसरे लोगों के लिए काम करते हुए एज म्यूजिशियंस एक पॉइंट पर दोनों ने डिसाइड किया कि चलो यार, अपन दोनों म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी बनाकर
ट्राई करते हैं अपना लक फिल्मों में म्यूजिक देने के लिए। आप ध्यान रखें कि सब लोगों के साथ, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करते हुए एज म्यूजिशियन उनकी जान पहचान बहुत सारे सिंगर से हो चुकी थी, जैसे अपन सबकी हो जाती है जान पहचान। तो इन्होंने पहला गाना रिकॉर्ड किया फिल्म छैला बाबू के लिए रफ़ी साहब के साथ। रफ़ी साहब ने मान लिया कि ये दोनों बच्चे जो नए म्यूजिक डायरेक्टर्स की जोड़ी है, और बहुत डरते हुए इन दोनों ने रफ़ी साहब को नजराना पेश किया 1000 रुपए का। रफ़ी साहब का बड़प्पन और महानता देखिए, रफ़ी साहब ने 500 रुपया दोनों के हथेलियों पे रखा है और साथ में रखा शगुन का 1 और रुपया, और उन्होंने कहा तुम्हारी शुरुआत है, मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आप देखिएगा, वरना नए म्यूजिक डायरेक्टर की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि महान मोहम्मद रफ़ी को कहे कि मैं, जबकि मुझे पूरा यकीन है उस ज़माने में रफ़ी साहब 10 गुना ज़्यादा प्राइज़ लिया करते होंगे। रफ़ी साहब ने बहुत आशीर्वाद दिया, लता मंगेशकर का बहुत आशीर्वाद इनके साथ था। तो गाना पहला रिकॉर्ड हुआ था छैला बाबू का, गाना पहले ही रिकॉर्ड किया था छैला बाबू का, लेकिन छैला बाबू रिलीज हुई 1967 में, और इसी दौरान इनको मिल गई पारसमणि। पारसमणि में उन्होंने, देखिए, रफ़ी साहब के साथ मुलाकात हो चुकी थी, आशीर्वाद मिल चुका था, लता जी का आशीर्वाद मिल चुका था, दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड थे, पारसमणि मिली, उसके बाद एलपी ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और आपने कहा ना कि क्या क्या गाने बनते थे। प्यारेलाल जी से एक मुलाकात में आप बता रहे थे कि कभी उन्होंने बताया कि उनके घर का नाम भी उन्होंने बाद में जाके पारसमणि, नहीं, लक्ष्मीकांत जी ने, वो पारसमणि की सफलता के बाद लक्ष्मीकांत जी ने अपने बंगले का नाम पारसमणि रखा था। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे दोनों के साथ उठने बैठने का मौका मिला। खासकर लक्ष्मी जी से मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी, मैं बहुत मानता था, उनके घर भी जाता था। मेरे मेहरबान, मेरे कदरदान, आज की मौसीकी की ये महफिल अब अंजाम को पहुँचना चाहती है। 1963 साल की चर्चा की बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा देश दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाला देश है, कम से कम इसमें हम गर्व आगे हैं। जनसंख्या में आगे हैं और फिल्में बनाने में आगे हैं। बेशक ईमानदारी और अनुशासन में हम बहुत पीछे हों, लेकिन फिल्में हम बहुत बनाते हैं। हाँ, एक बार क्या हुआ कि शरद जोशी जो एक महान एक साहित्यकार थे, तो उन्होंने एक कविता में लिखा कि लॉस एंजलिस में भारतीय टीम कोई भी मेडल प्राप्त नहीं कर सकी। भारतीय खिलाड़ी भागे, गिरे, घुटने छिल गए, लेकिन कोई मेडल नहीं मिला। तो मैं ऐसे लोगों को जो भारत को क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की निंदा करते हैं कि भारत को कोई भी मेडल नहीं मिला लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स में, उनको बताना चाहूंगा, हम लालची नहीं हैं जो सोने चांदी के टुकड़ों के पीछे भागे। हम लालची नहीं है कि सोने चांदी के मेडल के टुकड़ों के पीछे भागे। हाँ, अगर आत्मा की दौड़ होती तो हम हिंदुस्तानी जरूर अव्वल नंबर पर रहते। 1963 का लेखा जोखा थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। 1963 की कामयाब फिल्मों में से एक फिल्म थी भरोसा, म्यूजिक रवि का। साहिर साहब ने सब बहुत रवि साहब के साथ बहुत जी, उनके साथ उनका टीम था, रवि के साथ साहिर ने के साथ का कॉम्बिनेशन था, रवि के साथ और खयाम साहब के साथ कभी कभी के अंदर रहा। इससे पहले आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। तो ये जो बात कर रहे थे भरोसा फिल्म की, भरोसा फिल्म के गीत खूब चले, और ये भी है कि इन गीतों की वजह से फिल्म को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली। इसी साल सुनील दत्त की एक और फिल्म आई थी जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी, मुझे जीने दो।
मुझे जी, क्या गाने, जयदेव साहब का म्यूजिक था और साहिर के गीत लिखे हुए थे। मुझे जी ने तो जयदेव जी का म्यूजिक था, सुनील दत्त साहब का प्रोडक्शन था, बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत कमाल का सब्जेक्ट। पहली बार दत्त साहब ने बताया कि चंबल के डाकू किस तरह से होते हैं। इसी साल राजेंद्र कुमार ने भी 2 फिल्में दी, पहली हमराई और दूसरी मीना कुमारी और राजकुमार के साथ स्टारिंग फिल्म दिल एक मंदिर है। क्या गीत। इसी में राग जोगिया के ऊपर आधार बना के शंकर जयकिशन ने एक खूबसूरत कंपोजिशन हमें दी है। इस फिल्म के लिए राजकुमार को मिला था बेस्ट एक्टर का अवार्ड। राजकुमार की इसी साल मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर बनी फिल्म रिलीज हुई गोदान। संगीत रविशंकर का, गीत शैलेंद्र जी ने। 2 इंपॉर्टेंट फिल्मों का जिक्र करना चाहता हूं। पहली फिल्म है फिर वही दिल लाया हूं, 1963 की फिल्म। इसी साल गुमराह फिल्म भी रिलीज हुई। अगेन गुमराह में रवि और साहिर का कॉम्बिनेशन था। ये गीत जो है मुझे ऐसा लगा, मैंने अमृता जी को पढ़ा था तो उसमें था कि ये गीत जो है उनके लिए लिखा गया था साहिर साहब ने। हाँ, साहिर अपनी पर्सनल लाइफ में एक निराश प्रेमी रहे हैं। देखिए हर एक को तो मोहब्बत में कामयाबी नहीं मिलती है ना, और आदमी जितना बड़ा होता चला जाता है, जितना सेंसिटिव होता चला जाता है, उतनी ही नाकामयाब मोहब्बत को पाने वाला बनता है। तो उनका प्रणय संबंध बहुत सारे लोगों के साथ था। अमृता प्रीतम, इसमें कोई शक नहीं, सुधा जी के साथ उनका रहा। बहुत और भी जगह दिल हथेली के ऊपर लेके घूमते थे साहिल, बन जाए। और फिर उन्होंने एक और गीत लिखा था, मैं वापस लेना चाहेंगा, कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब देखिए ये निराश प्रेमी, पजेसिवनेस तब भी थी, लेकिन तब की पजेसिवनेस में कविता, साहित्य और कला के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन निकलता था। और आज की जो नाकामयाबी है, आज के प्यार में जो फ्रस्ट्रेशन होता है, वो हमारी बहन बेटियों के चेहरे पर एसिड फेंक के समाज बदल गया है, लोगों का मनस बदल गया है। बात 1963 की। 63 में गुमराह फिल्म को फिल्म का बेस्ट हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। महेंद्र कपूर को बेस्ट सिंगर का और शशि कला को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड्स से नवाजा गए थे। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।